यूनिट 4 है हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग। अभी ये यूनिट के अंडर हमें डिफरेंट एल्गोरिदम पढ़ने हैं। एलसीएस, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एलसीएस। उसके बाद है मल्टी स्टेज ग्राफ। मल्टी स्टेज ग्राफ में हमें दो अप्रोच यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यूजिंग बैकवर्ड अप्रोच एंड यूजिंग फॉरवर्ड अप्रोच। पेपर में कोई भी टाइप का अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूछते हैं। अगर कुछ भी नहीं पूछा तो आपको जो सुटेबल लगे उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बैकवर्ड अप्रोच एंड फॉरवर्ड अप्रोच। नेक्स्ट है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। उसको बोलते हैं OBST। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, दैट इज TSP। उसके बाद 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। थर्ड यूनिट में कौन सा नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा हमने? थर्ड यूनिट में कौन सा नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा था? 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम या फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, इसमें हमें फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम पढ़ना है। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम। सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ में बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम पढ़ना है डायनामिक प्रोग्रामिंग से। ये सभी जो टॉपिक है ये हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। इतने एल्गोरिदम है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम, उसमें हमें 2 मेथड्स यूज करने हैं, बैकवर्ड अप्रोच एंड फॉरवर्ड अप्रोच। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ एल्गोरिदम। इसमें फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम पढ़ना है और सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ एल्गोरिदम, उसमें बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम पढ़ना है। तो ये पूरे टॉपिक हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंडर कवर करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग? लास्ट लेक्चर में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था 5 मिनट के लिए ही, तो तब मैंने बताया था व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो प्रॉब्लम में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ये टाइप के क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकते हैं, मतलब उसमें पूछ सकते हैं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग।
ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉब्लम में होते हैं वो प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व होते हैं, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग जब भी सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने डिवाइड किया था कौन सी मेथड में, ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते जाते हैं, बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कौन सी मेथड में किया था? डिवाइड एंड कॉन्कर। हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया था। वैसे ही डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिवाइड एंड कॉन्कर में जो भी सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है उसमें जो भी सब प्रॉब्लम्स है वो कॉमन होते हैं। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो स्टोर करेंगे और उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे और वो रिजल्ट हम नेक्स्ट सब प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ऐसे ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से जो भी पहले के सब प्रॉब्लम हमने स्टोर किए उसका रिजल्ट टेबल में स्टोर होता है और वो रिजल्ट जो है नेक्स्ट सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। डिवाइड एंड कॉन्कर में जो भी सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हम उसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं और उसको कंबाइन करते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए। डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो भी सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो फर्स्ट सब प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसका रिजल्ट जो है सेकंड सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है और बाद में लास्ट में हम वो रिजल्ट को कंबाइन करके हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर जो मेथड है वो कोई भी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसका डिफरेंस के जो भी नोट्स है वो बाद में मैं दे दूंगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में है आपको? डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। अभी आज का हमारा टॉपिक LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। व्हाट इज सबसीक्वेंस? कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है? कॉमन सबसीक्वेंस किसी को पता है? व्हाट इज कॉमन सबसीक्वेंस? ओके, नहीं पता, मैं बताती हूँ। हमारे पास दो स्ट्रिंग है x एंड y। ये दो स्ट्रिंग है। x में कैरेक्टर्स है a b a b a b a a b a b a एंड y में कैरेक्टर्स है b a b a b a b। अभी यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रिंग है x एंड y। x में ये कैरेक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं x में? मींस x की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ x। व्हाट इज द लेंथ ऑफ x? मींस टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन x? 10. 10। तो लेंथ ऑफ x हो गई 10 एंड लेंथ ऑफ y 8. व्हाट इक्वल्स टू 8। थोड़ा ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखना। आपको अगर स्टेप्स अच्छी तरह समझ गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी इसमें ये दोनों स्ट्रिंग में सबसीक्वेंस क्या है? कॉमन सबसीक्वेंस। कॉमन सबसीक्वेंस मींस दोनों स्ट्रिंग में कॉमन कैरेक्टर्स कौन से ऐसे कितने सबसीक्वेंस हो सकते हैं? कितने भी, लेकिन उसमें से हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग
डायनामिक प्रोग्रामिंग। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लॉन्गेस्ट, हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ये प्रॉब्लम का, वो होगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस। अभी यहाँ पे दोनों में कौन से सीक्वेंसेस कॉमन है वो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ऐसे बताऊंगी, उसके बाद यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने मेथड से। अभी बी से स्टार्ट करो। बी, यहाँ पे बी है क्या पहले वाले स्ट्रिंग में? नो मैम। ये बी है? नो मैम। नहीं है। उसके बाद बी है, तो ये हो गया एक कॉमन, तो बी हम लिख लेंगे। उसके बाद बी हो गया। ए है? यस मैम। बी है? नो मैम। बी इधर है ना, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए और पीछे नहीं जाना चाहिए। ए नहीं है लेकिन बी है, बाद में कोई भी सीक्वेंस है उसके बाद, इसलिए बी आ गया। ए है और ए है, बी है नहीं है, ए है, तो ये एक कॉमन सब्सिक्वेंस हो गया दोनों में, दोनों स्ट्रिंग में। दिस इज वन कॉमन सब्सिक्वेंस। ऐसे बहुत सारे सब्सिक्वेंस हो सकते हैं। और कौन सा सब्सिक्वेंस है? मैं एक दो बताती हूँ, उसके बाद कैसे सॉल्व करना वो बताती हूँ। अभी बी से हमने स्टार्ट किया था, बाद में ए से स्टार्ट करो। ये ए है, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद बी, बी है, ए, ये ए जो है बी के बाद वाला होना चाहिए, पीछे वाला नहीं। सिर्फ बी अगर पहले आ गया तो ए जो है बी के बाद आना चाहिए, पहले नहीं। तो हम ये वाला ए नहीं कंसीडर करेंगे, हम ये वाला ए कंसीडर करेंगे। तो ए है कॉमन दोनों में। उसके बाद ए भी है कॉमन, बी है, ए है और बी भी है। ये एक सबसीक्वेंस हो गया। ऐसे आपको कितने भी सबसीक्वेंस मिल सकते हैं। आप ऐसे कितने भी सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और कौन सा सबसीक्वेंस है बता दो। और कौन सा सबसीक्वेंस है इसमें? कोई भी एक बताओ आप। सब लोग अपना अपना बताओ तो वो सही है कि नहीं, यहाँ पे हम करके देखेंगे। मैम स्क्रीन ब्लर हो गई। ब्लर हो गई? अभी दिख रही है? यस मैम। ओके। और कौन सा सबसीक्वेंस हो सकता है? उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। ये सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है? 6। ये सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है? 7। तो हमें हमारा आउटपुट क्या देगा जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। जो भी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है कॉमन सबसीक्वेंस, वो हमारा आउटपुट होगा। और कौन सा सीक्वेंस हो सकता है इसमें बताओ, एक बता दो, बाद में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैम अगर थर्ड बी से स्टार्ट करेंगे तो बी ए बी ए बी। बी ए बी ए बी, ये भी हो सकता है। मतलब बी ए बी ए बी। इस वे से ये दोनों स्ट्रिंग में कितने भी सबसीक्वेंस हो सकते हैं। सिर्फ हम अगर इससे स्टार्ट किए, जैसे ये बी है और ये ए जो है, ये वाला ए हम ये वाला नहीं ले सकते, ये बी के पीछे वाला नहीं ले सकते, ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी के आगे वाला ले सकते, मतलब ये। तो इस वे से हम डिफरेंट सबसीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एलसीएस जो है हमें क्या देता है?
लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस एल्गोरिदम तो हमें क्या मिलेगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट है कॉमन सबसिक्वेंस वो मिलेगा। अभी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं मैम यूजिंग स्ट्रिंग बता दो क्या थी? y वाली स्ट्रिंग हाँ b a b a a ए बी b a a नहीं b a b, ये हम सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखना भी है जब सॉल्व करते। ये लिख लो और मुझे बताओ। ओके हो गया, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। नो मैम 2 मिनट। रुको, मैं वैसे भी प्रॉब्लम में भी लिखने वाली। अभी हमारी जो पहली स्ट्रिंग थी x, उसकी लेंथ क्या थी? व्हाट इज द 10. लेंथ ऑफ x? 10. 6. लेंथ ऑफ x is 10 and what is the length of y? 8. 8. लेंथ ऑफ y is 8। अभी हमें क्या करना है, 0 to 10 and 0 to 8, 0 to 10 rows and 0 to 8 columns, ऐसे टेबल ड्रॉ करना है। 0 to 10 रोज होंगे और 0 to 8 कॉलम्स होंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ ही क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर, मतलब डिफरेंट स्ट्रिंग दी है हर बार, और आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा। 0 to 8 मीन्स टोटल कितने कॉलम होंगे? 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये हो गया y j मीन्स y की लेंथ के लिए उतने कॉलम ड्रॉ करने, और कितने रोज ड्रॉ करने? 11। हाँ 11, 0 to 10। इसका एल्गोरिदम मैं बाद में सेंड कर दूंगी। अगर एल्गोरिदम के सिर्फ 2-3 स्टेप्स यहाँ पे लिखूंगी जो सॉल्व करने के लिए यूज होता है। वैसे वो यूज करके नहीं सॉल्व किया तो भी आपको याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है एक सेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 11 कॉलम। ऐसा टेबल क्यों बना है? क्योंकि हमें जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ, x की लेंथ 10 है, y की लेंथ 8 है, तो हमें 1 1 मतलब 0 to 8 रोज कॉलम बनाने हैं और 0 to 10 रोज बनाने हैं। यहाँ पे होगा x और ये होगा y j। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो लिखेंगे। एक स्ट्रिंग क्या है हमारी, और वो जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से, 0 से नहीं। एक्स में क्या है? ए, उसके बाद ए बी ए बी ए बी ए। ये हमारी एक्स स्ट्रिंग है जो लिखा था। एक्स में क्या, कौन से कैरेक्टर्स है? ए
बी ए बी ए। वाई में कौन से कैरेक्टर्स है? वाई में कौन से कैरेक्टर्स है? हेलो, आवाज आ रही है कि मेरी? यस मैम। वाई में कौन से कैरेक्टर्स है? बी ए बी ए बी और ए बी। ए बी। ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको? नो मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 के ऊपर लिखा वो दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है? नो मैम। वो भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। फिर मुझे एक, अच्छा नीचे वाला, अभी नीचे मैंने एक रो ऐड किया, वो दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो ऊपर वाला डिलीट करना पड़ेगा। एक्स आई वाई जे 0, अभी दिख रहा है क्या? 0 1 2 3, यस ये मैम। जो लिख रही हूँ 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मुझे एक्स की स्ट्रिंग बताओ। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। ए बी। कुछ छूट गया क्या? हाँ, हमें लिखना है 1 से। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए ए। ए। वाई की मैम स्ट्रिंग, मैम हेलो अप्रोच कौन सी? टेबुलेशन की मेमोराइजेशन। हेलो, हेलो हाँ हेलो। मैम, मैं बोल रहा था मतलब मेथड कौन सी यूज हो रही है, टेबुलेशन या मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं? यहाँ पे टैबुलेशन मेथड यूज कर रहे हैं, और जो ओके। भी, हाँ मतलब जो भी हम ये सेल में वैल्यू स्टोर होगी, तो जब हम अभी एक एक रो भरते जाएंगे, तो जब ये वाला सेल करेंगे तो हमें ऊपर वाले सेल में हमें या टॉप आजू और बाजू बॉटम। वाले, हाँ वो चेक करना है। मतलब यहाँ टैबुलेशन और मेमोराइजेशन दोनों यूज होगा। ऑलरेडी ये जो स्टोर हो गया वो हम यूज करने वाले हैं दूसरा सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉमन सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जहां पे भी मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग में कॉमन सब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। मतलब पहले जो सब प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका जो रिजल्ट है वो दूसरा सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होगा। वो मेमोराइजेशन हो गया। तो दोनों होगा, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं और मतलब वो स्टोर भी करके रख रहे हैं रिजल्ट को, तो वो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं मेमोराइजेशन। दोनों मेथड यूज होंगे ये वाले एलसीएस में, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में। अभी इसमें क्या होगा, वाईजे में बी ए बी ए बी ए बी। ए बी ए बी। अभी दिख रहा है क्या ये ऊपर लिखा वाला? यस मैम। ओके। अभी ये हमने देखो स्ट्रिंग जो दी थी हमें, एक्स स्ट्रिंग दी थी और वाई स्ट्रिंग दी थी, वो हमने लिख ली। उसके पहले लेंथ फाइंड आउट की। एक्स की लेंथ थी हमारी 10, इसलिए हमने 0 to 10 रोज ड्रॉ किए। वाई की लेंथ है हमारी 8, इसलिए हमने 0 to 8 रोज ड्रॉ की। अभी हमें क्या करना है, जो भी है 0
0 0 0 1 0 2 0 3 ये अप टू 8 तक। यहाँ पे मैं पहले आपको अल्गोरिदम लिख के बता देती हूँ, 2-3 स्टेप्स तो समझ में आ जाएगा। m equals to length of x, that is 10, and y equals to n equals to length of y, that is 8। अभी हमें क्या करना है, for I equals to मैम I 7 आंसर आ equals, रहे हैं। हाँ तुमने सॉल्व किया, लेकिन बाकी लोगों को बताना पड़ेगा ना मुझे सॉल्व करके। तुम्हारा जो आंसर आया वो लिख के रखो, लास्ट में जब अपना सॉल्व हो जाएगा तो हम टैली करेंगे। ओके 7 मीन्स वहां पे कौन से कैरेक्टर्स आए वो फाइंड आउट किया। मैम, उसका मैं बैक इंजीनियरिंग लिख रहा था, लेकिन बैक इंजीनियरिंग इसका जम नहीं रहा है मेरे को। मैं सब स्ट्रिंग का निकाला था इसके, बैक हाँ इंजीनियरिंग कर ही रहा था, तो फिर आपका हाँ लेक्चर आया तो ओके, तो तू सॉल्व करके रख दे, बाकी जब एग्जाम्पल अपना पूरा कंप्लीट होगा तो आंसर टैली कर देना। मतलब लेंथ ओके। 7 आई, लेकिन उसमें कौन हाँ से कैरेक्टर्स आए वो फाइंड आउट हुए। मैम, नहीं वो डीपी जैसे मेरी फील हुई है ना, मैंने मतलब कोड के थ्रू किया था, इसका कोड लिखा था मैं, तो अच्छा डीपी तो अच्छा, एक कोड मेमोराइजेशन। लिखा। हाँ, हाँ लेकिन डा में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। इसका तो कोड प्रॉब्लम तो तू कर सकता है, मतलब प्रोग्राम लिख सकता है, क्योंकि इसके शायद इसका प्रैक्टिकल भी होगा आपको, तो उसके लिए प्रोग्राम जरूरी है। लेकिन जब पेपर में आपको ये सॉल्व करने के लिए पूछते हैं, मतलब इस मेथड से आपको पेपर में सॉल्व करना पड़ता है। अगर ठीक है अभी एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव होता तो आपको ये पूरी मेथड सॉल्व करके आनी चाहिए। प्रोग्राम से तो इजीली आंसर आ जाएगा। ओके वारिस, यस मैम। ओके। अभी हमें क्या करना है, ये जो रो है 0, वो सभी सेल में 0 के रो में पहले हमें 0 लिख देना है। ये पूरा 0 0 आएगा, और ये वाला कॉलम भी 0 का पूरा 0 0 आएगा। अभी बाकी के जो सेल है वो हमें फिल करने, ये पूरा जो जितना भी ब्लैंक दिख रहा है इतना यूजिंग अल्गोरिदम हमें फिल करते जाना। अभी मैं आपको जो भी ट्रिक बताऊंगी, इसको ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बोलते हैं। इसमें आपको ट्रिक याद रखना, अगर ट्रिक याद रखे तो आप इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। अभी मुझे ये वाला सेल फिल करना है, इसमें वैल्यू फिल करना है, ये वाले सेल में। अभी ये सेल में वैल्यू फिल करने के लिए मुझे क्या चेक करना है, इसमें जो भी कैरेक्टर है और ये जो भी कैरेक्टर है वो दोनों सेम है क्या। ए एंड बी दोनों सेम है क्या। नो मैम। नो। नहीं है। नो। इसलिए हमें क्या करना है कि 0। हाँ, उसका ऊपर वाला और उसका बाजू वाला जो भी सेल है उसमें कौन सी वैल्यू है वो चेक करनी है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती है या सेम होती है तो हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। मैक्स। हाँ, मैक्स वाली या इक्वल वाली, मतलब अभी ये दोनों वैल्यू जो है सेम है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर भी होती तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, ये ऊपर वाली। और जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी इससे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट होगी, ये वाली। अगर ये दोनों सेम होते तो क्या होता, जो डायगोनल वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके वो वैल्यू यहाँ पे आती। जब हम एक एक ये पूरा टेबल भरेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये दोनों सेम नहीं है, ए एंड बी डिफरेंट है। जब ए एंड बी डिफरेंट है
इसलिए हमें ये दोनों वैल्यू चेक करनी है, उसके ऊपर वाली और उसके बाजू वाली। अभी ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए हमें कौन सी वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ऊपर वाली 0। और जब भी ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सा एरो पुट होगा उसमें, ऊपर वाला। ये आपका एल्गोरिथम में भी है पूरा, वही स्टेप में यहाँ पे बता रही हूँ। समझ में आया सबको ये वाला सेल मैंने कैसे फिल किया? यस मैम। किसी को कुछ डाउट है? अभी बता दो, क्योंकि आगे का मैं जैसे सॉल्व करते जाऊंगी तो पीछे, अगर आपका पीछे रॉन्ग हो गया तो आगे का सभी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको केयरफुली सॉल्व करना। ये हो गया। अभी मुझे ये वाला सेल फिल करना है, ये वाला, इसमें फिल करनी है वैल्यू, वन रो बाय रो हम फिल करते जाएंगे। अभी इसमें वैल्यू फिल करने तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, वो वहां पे कौन से कैरेक्टर्स है वो। अभी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, दोनों सेम है। यस मैम। जब भी दोनों सेम होते हैं तो क्या कौन सी वैल्यू में 1 ऐड करना पड़ेगा? ये जो फिल करने वाले हैं, हाँ, उसका डायगोनल, मतलब 0 + 1। जब भी सेम वैल्यू होता है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं, उस टाइम हमें डायगोनल में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 0 + 1 1, और एरो कहाँ पे जाएगा? हमने डायगोनल वैल्यू ली, इसलिए एरो रहेगा डायगोनल। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अभी मुझे यहाँ पे बताओ क्या आएगा इसमें, 1 और 3 में क्या आएगा? 1 आएगा। 1। हाँ, ये यहाँ पे फिल करना है। ए, इसमें ए कैरेक्टर है, इसमें बी कैरेक्टर है, मतलब सेम नहीं है। सेम नहीं है तो हमें ये दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। दोनों में जो भी बड़ी है वो वैल्यू इसमें पुट होगी। कौन सी बड़ी है? 0 और 1 में 1, इसलिए 1 आएगा। और एरो कौन सा आएगा? साइड वाल। एरो आएगा बैकवर्ड वाला, मतलब जो हमने वैल्यू ली वो तरफ का एरो वहां पे हमें पुट करना है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इसमें क्या आएगा? इसमें देखो, ए है मीन्स दोनों सेम है मीन्स डायगोनल वैल्यू में हमें क्या ऐड करना है? 1। 1, तो 1 आएगा। और एरो कौन सा आएगा? डायगोनल। डायगोनल, क्योंकि हमने डायगोनल वाली वैल्यू में 1 ऐड किया। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर्स सेम है तो डायगोनल वैल्यू में 1 ऐड होगा, एरो भी डायगोनल आएगा। अगर कैरेक्टर सेम नहीं तो वो दोनों, उसके ऊपर वाली और उसके बाजू वाली वैल्यू चेक करनी है, जिसमें उसमें जो भी बड़ी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और उसका एरो उसमें आएगा। अभी ये वाले सेल में क्या आएगा? ये वाले सेल में क्या है, कौन सी वैल्यू आएगी? 1। 0 + 1 1, एंड एरो आएगा बैकवर्ड। ये वाले सेल में 1, इसमें डायगोनल एरो आएगा क्योंकि ए एंड ए सेम है, तो हमने 0 में 1 ऐड किया और डायगोनल एरो आया। अभी 0 और 1 में 1 ग्रेटर है तो 1 आएगा और डायगोनल बैकवर्ड एरो आएगा। इसमें ए एंड ए सेम है इसलिए 1 आएगा और डायगोनल एरो आएगा। इसमें 1 आएगा और बैकवर्ड एरो आएगा। समझ में आया कैसे फिल किया?
यस मैम। यस अभी नेक्स्ट क्या होगा इसमें बता। अभी सेकंड रो फिल करनी। सेकंड रो में क्या आएगा? 0 सेकंड रो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? कैरेक्टर। कैरेक्टर सेम है कि नहीं वो चेक करना है। ए एंड बी सेम नहीं है, इसलिए दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो आएगी, या इक्वल, अभी यहाँ पे इक्वल है इसलिए ऊपर वाली वैल्यू आएगी और ऊपर वाला एरो आएगा। इसमें क्या आएगा? ए एंड ए सेम है तो 0 + 1 1 एंड डायगोनल एरो। इसमें क्या आएगा? ए एंड बी सेम नहीं है तो ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए 1 आएगा और ऊपर वाला एरो। ए एंड ए सेम है तो क्या आएगा? अभी इसमें बताओ मुझे क्या आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी? कौन सी वैल्यू आएगी वहां पे? 2 ये दोनों सेम है इसलिए ये 1 में 1 ऐड होगा और 1 + 1 2 होगा और एरो आएगा डायगोनल। समझ में आया? यस मैम। इस वे से आप लोग इसको फिल कर सकते हो पूरा टेबल को। यस यस मैम। मैं डायरेक्टली फिल कर दूं अभी? सबको स्टेप समझ में आई कैसे करना है? यस मैम। एक ये वाला पूरा बता देती हूँ, बाकी का भर देती हूँ, फिर कैसे उससे हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो बताती हूँ। अभी इसमें क्या होगा? ए एंड ए सेम है इसलिए 1 + 1 2 होगा और ये भी डायगोनल होगा। ए एंड बी सेम नहीं है, ये ग्रेटर है इसलिए इसकी वैल्यू 2 होगी और बैकवर्ड एरो आएगा। ए एंड ए सेम है इसलिए 1 + 1 2 होगा और डायगोनल एरो आएगा। ए एंड बी सेम नहीं है इसलिए यहाँ पे 2 होगा और डायगोनल एरो, बैकवर्ड एरो होगा। बारिश, तुमने पूरा टेबल कैलकुलेट किया है ना? यस मैम। हाँ बताओ क्या क्या आंसर आया? ओके मैम। इसमें क्या आया? इसमें थर्ड वाले इसमें थर्ड हाँ बी का है मैम 1। 1 और एरो। उसके बाद एरो मैम, एरो नहीं पता मतलब एरो नहीं किया मैंने, डायरेक्ट निकाला। एरो कैसे, हाँ एरो कैसे निकालना है समझ में आया है ना? हाँ हाँ मैम वो तो आ गया। ओके 1 एंड डायगोनल एरो आता है इसमें। उसके बाद 1 1 एंड अपवर्ड एरो। ये इसमें 2 आता है 2 एंड डायगोनल एरो। इसमें 2 आता है 2 एंड अपवर्ड एरो। इसमें आता है 2 2 एंड अपवर्ड एरो। फिर 3 3 इसमें 3 भी 3 एंड डायगोनल एरो। इसमें भी 3 एंड बैकवर्ड एरो एंड इसमें 3 एंड 3। डायगोनल एरो। एरो का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है आंसर कैलकुलेट करने के लिए। एरो हम से ही हमें 3 आंसर कैलकुलेट करने हैं। ओके अभी इसमें आएगा A1 1 अपवर्ड एरो, उसके बाद 2 डायगोनल एरो, ये 2 2 अपवर्ड एरो, ये ए 3 कॉमन है, 3 डायगोनल एरो, 3 ये भी कॉमन है, 3 डायगोनल एरो, ये 3 कॉमन नहीं है, 3 अपवर्ड एरो, कॉमन है 4 डायगोनल एरो, कॉमन नहीं है 4 बैकवर्ड एरो। बैकवर्ड एरो। अभी इसमें आएगा ए बी, कॉमन नहीं है 1 अपवर्ड एरो, कॉमन है 2 डायगोनल एरो, उसके बाद कॉमन नहीं है तो 2 2 अपवर्ड एरो, 3 कॉमन है 3 डायगोनल एरो, 4 कॉमन है 4 डायगोनल एरो, 4 कॉमन नहीं है 4 बैकवर्ड एरो, फिर कॉमन 4 है, कॉमन है इसलिए 3 + 1 4 बैकवर्ड डायगोनल एरो। उसके बाद यहाँ पे मैम मतलब कॉमन नहीं है।
हाँ जब वो ए हो जाता है, मतलब जब सेम हो जाता है तो I-1 और J-1 पे चेक करते हैं। नहीं तो हाँ अगर हाँ I-1 हाँ, J-1, और हाँ उसमें वन ऐड करते हैं। उसमें 1 ऐड करते हैं और उसके बाद हाँ इधर जैसे -1 सेम हो जाता, इसमें भरना है और सेम है तो हमें डायगोनल वाला चेक करना है, उसमें जो भी वैल्यू है उसमें वन ऐड करना है और yes, वो वाला एरो उसमें पुट होगा, मतलब डायगोनल वाला। अगर हमने डायगोनल वाली वैल्यू में वन ऐड किया तो डायगोनल एरो आएगा, अगर हमने ऊपर वाली वैल्यू ली तो ऊपर वाला एरो आएगा, हमने बाजू वाली वैल्यू ली तो बाजू वाला एरो आएगा, बैकवर्ड एरो आएगा। वो याद रखना है आपको। अभी यहाँ पे क्या होगा, बी बी कॉमन है, मतलब 0 + 1 1 डायगोनल एरो, इसमें 2 आएगा 2 अपवर्ड एरो, इसमें कॉमन 3 है 3 डायगोनल एरो, इसमें कॉमन नहीं है 3 अपवर्ड एरो, कॉमन नहीं है 4 अपवर्ड एरो, कॉमन है मतलब 5 डायगोनल एरो, के बाद कॉमन नहीं है 5 बड़ा है इसलिए 5 एंड बैकवर्ड एरो, एंड बी भी कॉमन है 4 + 1 5 एंड डायगोनल एरो। सबको समझ में आ रहा है ना ये कैसे लिख रही हूँ, yes फील Yes, ma'am, कैसे ma'am. कर रही हूँ, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अभी ये वाला आगे का लिखती हूँ। इसमें ये बड़ा है इसलिए 1 एंड अपवर्ड एरो दोनों सेम नहीं थे, ए एंड ए सेम है इसलिए 1 + 1 2 डायगोनल एरो, ए एंड बी सेम नहीं है, 3 बड़ा है इसलिए 3 एंड बैक अपवर्ड एरो, ए एंड ए सेम है 3 + 1 4 डायगोनल एरो, ए एंड ए सेम है 4 डायगोनल एरो, उसके बाद ए एंड बी सेम नहीं 5 बड़ा है 5 एंड अपवर्ड एरो, ए एंड ए सेम है 5 + 1 6 डायगोनल एरो, एंड ए एंड बी सेम नहीं है 6 बड़ा है इसलिए 6 एंड बैकवर्ड एरो। वैसे ही ये भी फिल कर देती हूँ, बी एंड बी सेम है इसलिए 0 + 1 1, उसके बाद 2, बी बी सेम है 3, उसके बाद बी ए सेम नहीं है और ये बड़ा है 4, ए बी एंड ए सेम नहीं है, ये इक्वल है इसलिए ऊपर वाला आएगा, बी एंड बी सेम है तो 4 + 1 5 एंड डायगोनल एरो, बी एंड ए ये बड़ा है 6 एंड बी एंड बी सेम है तो 6 + 1 7 एंड डायगोनल एरो। अभी इसमें आएगा 1, ए सेम है 2, ए बी सेम नहीं है 3, ए सेम है मतलब 4 एंड डायगोनल एरो, ए सेम है मीन्स 4 + 1 5 एंड डायगोनल एरो, इसमें 5 अपवर्ड, ए एंड ए सेम है 6 डायगोनल एरो, ए एंड बी मतलब 7 बड़ा है 6 से इसलिए 7 एंड अपवर्ड एरो। इसमें क्या होगा 1 अपवर्ड 2 डायगोनल 3 अपवर्ड 4 डायगोनल 5 डायगोनल, उसके बाद 5 अपवर्ड 6 डायगोनल एंड 7। समझ में ये टेबल कैसे फिल हुआ? Yes, ma'am. yes ma'am, मैं दूसरा भी आपको एक दो और एग्जांपल दूंगी, आप लोग ये मेथड यूज करके सॉल्व कर लेना। तो आपके जो भी डाउट है, अगर कोई डाउट आता है तो पूछना, नहीं तो जो भी आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अभी ये टेबल पूरा फिल होने के बाद हमें ये टेबल में से लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस मिलेगा।
तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट जो सेल है हमारा वहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो है लास्ट सेल, लास्ट वाला सेल, दिस इज द लास्ट सेल, यहां से स्टार्ट करेंगे। और वो जो एरो है, अभी आपको समझ में आएगा हमने एरो क्यों दिए। एरो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये टेबल में मूव करना है और एक एक सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जहाँ पे भी डायगोनल एरो दिखेगा वो सीक्वेंस कॉमन होगा। अभी हमने लास्ट सेल से स्टार्ट किया, मीन स्टार्ट क्या करने वाली हूँ मैं, 7 से लास्ट सेल से। उसका एरो कहाँ पे है, लास्ट सेल का एरो की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए मुझे टेबल में कैसे जाना है वो एरो के अकॉर्डिंग। ये एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए मैं कौन से सेल में जाऊंगी, उसके ऊपर वाले, मतलब यहाँ से मैं ये वाले सेल में आ गई, उसके ऊपर वाले, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, अपवर्ड। अपवर्ड। तो मैं कहाँ पे आऊंगी, ये वाले सेल में। अभी यहाँ पे कौन सा एरो है, डायगोनल। डायगोनल। जहाँ पे भी डायगोनल एरो होता है वहां पे हमें कॉमन सीक्वेंस मिलता है। तो वहां पे मुझे क्या करना है, उसको मैं दूसरे कलर से ये कर देती हूँ तो समझ में आए। ये हो गया मेरा एक कॉमन कैरेक्टर। ओके, अभी यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, डायगोनल। डायगोनल। तो मैं कहाँ पे आऊंगी, उसके डायगोनल डायरेक्शन में। तो कौन से सेल में आऊंगी, यहाँ पे। वहां पे भी डायगोनल एरो है, इसलिए ये भी एक मेरा कॉमन सीक्वेंस हो गया। उससे कौन, वहां पे कौन सी डायरेक्शन है, डायगोनल। डायगोनल, इसलिए मैं इसके डायगोनल में चली जाऊंगी, यहाँ पे आऊंगी। ये भी एक डायगोनल, मतलब कॉमन कैरेक्टर मिल गया हमें। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, डायगोनल। 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 फिर से मैं यहाँ पे आऊंगी, वहां पे भी डायगोनल है, डायगोनल में इधर आऊंगी, यहाँ पे आऊंगी डायगोनल। और यहाँ पे ये डायगोनल के इधर आने के बाद यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, जीरो, अपवर्ड। अपवर्ड। और अपवर्ड में यहाँ पे हमारा टेबल जो है खत्म हो जाता है। तो जितने भी डायगोनल डायरेक्शन मुझे मिले वो मैंने एक कलर से उसको हाईलाइट कर दिया। अभी यहाँ पे देखना, जितने भी डायगोनल है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये डायगोनल नहीं है। स्टार्ट करके मैं ऊपर गई थी, जहाँ जहाँ पे भी डायगोनल मिले वहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये डायगोनल है पहला वाला। इसमें रो एंड कॉलम में कौन सा कैरेक्टर है चेक करो। इसमें कौन से कैरेक्टर है दोनों में, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है बी, मतलब एक कॉमन कैरेक्टर मिला मुझे बी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, ए एंड ए। ए एंड ए, वो पहले पहले लिखते जाना। या तो आप ऐसे लिखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है बताओ, ये पहला जो डायगोनल है इसमें कौन सा कैरेक्टर है, ए। यहाँ पे दोनों में सेम है बी, यस। यहाँ पे दोनों में सेम है ए। यहाँ पे दोनों में सेम है यहाँ पे बी। दोनों में सेम है बी। यस मैम। इसमें दोनों में सेम है ए। इसमें दोनों में सेम है यस बी। बी। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। दोनों में जो भी कॉमन सबसीक्वेंस था उसमें से सबसे बड़ा वाला, मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है,
वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हमें यहाँ पे मिला। दिस इज द LCS जिसकी लेंथ है 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? Yes, ma'am. डायरेक्शन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? यस मैम। वैल्यू तो आप फाइंड कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक आप आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। सबको क्लियर हो गया? LCS कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस टेबल? यस मैम। वारी मैम डायरेक्ट। मैं टोटली टेबुलेशन है ना, मतलब मेमोराइजेशन इसमें लगा ही नहीं। हाँ, मेमोराइजेशन मीन्स जिसमें वो रिजल्ट स्टोर होता है। हाँ मतलब मेमोरी मैम, में स्टोर रहेगा ना रिजल्ट पहले वाले। हाँ मेमोराइजेशन से मतलब दूसरा आंसर आ रहा है, मतलब आंसर वही आ रहा है लेकिन डीपी फिल अलग तरीके से होती है। अच्छा, तो ये टैबुलर मेथड ही है, मतलब पूरा हाँ टैबुलर फॉर्म से ही हमें सॉल्व करना है। और उसमें डायरेक्शन जो है वो हमें आंसर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी, मतलब डायरेक्शन से ही आंसर कैलकुलेट होगा। तो तुम्हारा जो LCS आया था, ये आया था AB हाँ मैम, बाद में स्ट्रिंग प्रिंट करके देखा तो वही है। ओके, उसकी लेंथ भी कैलकुलेट की होगी। लेंथ के हाँ लिए भी सही। उसमें कोडिंग करना है आपको, मतलब जो भी LCS होगा उसकी लेंथ क्या आएगी वो भी कोड करके फाइंड आउट करना है। तो ये सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है LCS? यस मैम। Yes. ओके, और मैं इसके 2-3 प्रॉब्लम दे देती हूँ, आप लोग सॉल्व करना। यस मैम। ये विंटर 18 में 7 मार्क्स के लिए पूछा था, ये वाला न्यूमेरिकल, ये जो हमने सॉल्व करके लिया। और एक समर 19 में 7 मार्क्स के लिए पूछा है। यहाँ का दिख रहा है क्या? इधर मैं लिखी x Yes, ma'am. यस x मैम। इक्वल्स टू a g t a b z। ये x में x की स्ट्रिंग है। y इक्वल्स टू g x t x a y b, ये y की स्ट्रिंग है। ये पूछा है आपको समर 19 में 7 मार्क्स के लिए। ये एक एग्जांपल सॉल्व कर देना, सेकंड वाला एग्जांपल। x इक्वल्स टू a b c b d a b and y equals to b d c a b a। ये दोनों एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपको। यस मैम। एक सेकंड ना, अभी मुझे ये दे देना अटेंडेंस।